ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। आइए विस्तार से अब खबरों का हम रुख करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात सियासी जगत में हो रही बड़ी हलचल की, वो हलचल जो उत्तर प्रदेश में हो रही है। और सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया कप्तान कौन होगा। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम तय हो गया है, उसका ऐलान कर दिया गया है। कल नामांकन का दिन है, कल नामांकन होगा और फिर परसों मतलब 14 दिसंबर को औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में 5 दिग्गजों के नाम अब बताए जा रहे हैं जो लगातार बने हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल लोधी और बीएल वर्मा, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और बीजेपी महामंत्री गोविंद शुक्ला के नाम इस रेस में शामिल हैं। नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल तेज है, लेकिन यूपी में बीजेपी की कमान संभालने वाला नाम कौन होगा उसका पता 14 दिसंबर को ही चलेगा। हालांकि इस बीच खबर यह आ रही है कि पंकज चौधरी का नाम यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर, रेस में सबसे आगे पंकज चौधरी का नाम है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पंकज चौधरी अभी दिल्ली में ही मौजूद हैं और ऐसे में कल नामांकन का दिन है कि आज वापस जाएंगे उत्तर प्रदेश पंकज चौधरी और उसी से काफी हद तक संकेत साफ मिल जाएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। इस रेस में सबसे आगे नाम पंकज चौधरी का है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। ओबीसी जाति से आते हैं, लंबे वक्त से पार्टी से जुड़े हुए हैं, 7 बार के सांसद हैं। पंकज चौधरी का नाम कितना आगे चल रहा है उसका अंदाजा आप संसद से आए एक बयान को सुनकर लगा सकते हैं। दरअसल कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में कार्रवाई के दौरान एक ओर जहां केंद्र सरकार पर हमला बोला, दूसरी ओर साथ ही साथ पंकज चौधरी को एडवांस में बधाई भी दे डाली। सुनिए। अमीर का अंतर आपने नया आंकड़ा, नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक और रिकॉर्ड जो पंकज चौधरी जी आपके एमओएस यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया है, उनको बधाई भी देते हैं। उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। तो दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, बधाई भी दे रहे थे पंकज चौधरी को। पंकज चौधरी के बारे में आपको कुछ जानकारियां दे देते हैं। पंकज चौधरी अभी केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं, महाराजगंज के मौजूदा सांसद हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनकी जबरदस्त पकड़ है। ओबीसी कुर्मी समाज से आते हैं पंकज चौधरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं पंकज चौधरी भी, और ओबीसी कुर्मी समाज से इनका संबंध है। और ऐसे में ओबीसी चेहरे पर क्या दाव लगाने जा रही है बीजेपी, क्योंकि फिलहाल बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे पंकज चौधरी का नाम है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है। लखनऊ से विवेक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त मौजूद हैं। पहले जरा विशाल के पास आपको लेकर चलेंगे और विशाल से जानते हैं क्या जानकारी आपके पास सूत्रों के हवाले से ये उत्तर प्रदेश बीजेपी को जो नया कप्तान, नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, सूत्र क्या बता रहे हैं? पंकज चौधरी ही बनने जा रहे हैं क्या नए अध्यक्ष? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल होगा कि पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। 2-3 जो ड्रॉबैक उनके पक्ष में जा रहे हैं वो ये है कि एक तो वो उसी शहर से आते हैं जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो क्या एक ही शहर से बीजेपी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों बनाएगी? दूसरा, क्योंकि बीजेपी में इंटरनल जब लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के संबंध बहुत मधुर नहीं रहे हैं आमतौर पर, तो ये
क्या पंकज चौधरी इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद यूपी के अध्यक्ष बनेंगे, यह एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। हालांकि अगर पंकज चौधरी के पक्ष की चीजें देखी जाए तो वो ओबीसी समाज से आते हैं, कई बार के सांसद हैं और वो कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और क्योंकि 2022 के चुनाव के समय से कुर्मी बीजेपी से लगातार छिटका है, जो कि पूरी तरह से अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी पंकज चौधरी को आगे कर कहीं ना कहीं अपने इस खोए हुए वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश करेगी। और दूसरा, क्योंकि जो गठबंधन बीजेपी करती है उत्तर प्रदेश में अपना दल एस के साथ में, वो भी खासतौर पर कुर्मी वोट के लिए करती है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन के सहयोगियों पर भी कम डिपेंडेंट बीजेपी रहे, उसकी भी कोशिश पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी कर सकती है। तो ये इसके पक्ष और विपक्ष के पहलू हैं, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ पेच फंसा है। इसीलिए बीएल संतोष अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ पहुंचे हैं, यूपी बीजेपी के नेताओं के साथ वो बैठक कर रहे हैं। 4 से 5 नाम पंकज चौधरी के साथ और ज्यादा चर्चा में है, जिसमें बीएल वर्मा जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, बदायूं से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं, ये भी ओबीसी वर्ग के हैं। दूसरा नाम आता है धर्मपाल लोधी का, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, उनको भी अध्यक्ष बनाने की चर्चा है। लेकिन अगर ओबीसी के इतर बीजेपी जाती है तो 2 नाम सामने निकल कर आते हैं। हरीश द्विवेदी जो कि बस्ती से पूर्व सांसद हैं, उनका नाम आगे आता है, और गोविंद शुक्ला का। लेकिन बीएल संतोष का लखनऊ पहुंचना अपने आप में दिखाता है कि अभी भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर यूपी के जो नेता हैं उनके बीच में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ये बड़ा पहलू है जो आप लेकर आए कि बीएल संतोष का लखनऊ जाना अपने आप में अभी सहमति नहीं बन पाई है, इस ओर इशारा करता हुआ लग रहा है फिलहाल। इस बीच उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। यूपी में मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के बागियों को भी जगह दी जा सकती है। मौजूदा उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा, 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मौजूदा यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, मतलब एक बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यूपी का चुने जाने के बाद फिर एक के बाद एक और कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। इसमें मंत्रिमंडल से लेकर संगठन तक के स्तर पर ये बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं विवेक? जब बिल्कुल देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। और चर्चा नहीं है इस बात को लेकर के, आपको बता दूं कि क्योंकि जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जब वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर के पोजीशन से जब वो हटेंगे तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा। इसके साथ साथ अभी उत्तर प्रदेश में मौजूदा कुल 54 मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में कुल 60 मंत्री बन सकते हैं, यानी कि 6 की पोजीशन अभी भी खाली है। और इन 6 मंत्रियों को 2007 और इन 6 जगहों को 2027 के पहले भरने की जो बात है वो निकल के सामने आ रही, जिसमें भूपेंद्र चौधरी का नाम तो सबसे पहले है कि भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। इसके साथ साथ हमने देखा था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के 7 ऐसे विधायक थे जो बागी हुए थे, और उन बागियों में से भी 2 से 3 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने की चर्चा है, जिसमें पूजा पाल के नाम को लेकर के भी चर्चा है और मनोज पांडे के नाम को लेकर के भी जो चर्चाएं हैं वो फिलहाल दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ जो सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों ने भी अपने लिए राज्य मंत्रियों को लेकर के जो और चीज़ें हैं वो मांगी हैं और एक सीट मांगी है। तो हो सकता है कि सहयोगी दलों को भी एडजस्टमेंट करने के लिहाज से उनको भी कुछ अन्य सीटें दी जा सकती है। इसके साथ जो मौजूदा मंत्री हैं उसमें से कुछ को संगठन में भेजने के साथ साथ और कुछ को मौजूदा लोगों को और उसमें मंत्रिमंडल में शामिल हो उनको किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें फिलहाल जो है वो निकल के सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि अब ये प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल को लेकर के जो कयासबाजी चल रही है, ये अगले 2 से 3 दिनों में इस पर क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं, पर जो भी चीज़ें हैं वो आने वाले समय में देखने को पता चलेंगी। फिलहाल कल से परसों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो कड़ियां हैं जो जुड़ती चली जाएंगी और वो जो चक्का है वो एकदम से घूमेगा जब नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का यूपी में मिलेगा। उसके बाद और कई बदलाव और बड़े फैसले देखने के लिए मिल सकते हैं, योगी मंत्रिमंडल से लेकर उत्तर प्रदेश केंद्रीय संगठन तक। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 2027 में देश में जनगणना होगी। कैबिनेट ने जनगणना के फैसले पर मोहर लगा दी है। 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी। जनगणना के लिए 11,718 करोड़ का बजट इसका प्रावधान कर दिया गया है।
देखिए, जनगणना होगी देश में 2027 में होगी और 2 चरणों में होगी। ये वो जानकारियां हैं जिसको लेकर पहले ही काफी हद तक सूचनाएं सामने थी। अब बड़ी बात यह है कि जनगणना के लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है। 11,718 करोड़ का बजट जो सैंक्शन किया गया है जनगणना के लिए। बजट जनगणना के लिए सैंक्शन नहीं है, ये वो सवाल था विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से उठाया जाता था और सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया जाता था कि ठीक है, सरकार कह रही है हम जनगणना कराएंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको लेकर बजट का तो कोई प्रावधान किया नहीं है। और अब लीजिए, जनगणना के लिए 11,718 करोड़ के बजट पर फैसला ले लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोहर लग गई है। 2027 में देश में जनगणना होगी। मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, जनगणना जब होगी तो फिर जातिगत आधार पर भी देश में जानकारी जुटाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत क्लियर रोड मैप देश के सामने रखा है। रेल और कोल एक तरीके से पार्टनर्स हैं और लगातार मिल के साथ करते हैं। और आप सबकी जानकारी में भी होगा, बिकॉज ऑफ दिस वेरी हार्मोनाइज्ड वे ऑफ वर्किंग बिटवीन। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मुद्दा कोई भी हो उस पर हंगामा जोरदार होता है। और एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। दरअसल 7 दिसंबर को कोलकाता में 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया था और इस दौरान कुछ लोगों पर नॉनवेज बेचने वालों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। इन मारपीट करने वाले लोगों पर पुलिस ने एक्शन लिया, इन्हें गिरफ्तार किया और इन्हें जेल भेजा। अब कल कोर्ट से इन मारपीट के आरोपियों को जमानत मिली तो ये जेल से बाहर आए। बंगाल की सियासत यहीं से सुलग उठी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इन मारपीट के आरोपियों को जमानत पर बाहर आने के बाद फूलमाला पहनाकर इनका स्वागत किया है। अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। ममता बनर्जी कह रही है कि ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है, यहाँ कानून तोड़ने वालों को सख्त सजा मिलेगी। बीजेपी कह रही है सीएम ममता तुष्टीकरण कर रही हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, मारपीट के आरोपियों का स्वागत करते हुए शुभेंदु अधिकारी। मारपीट के आरोपियों के गले में हार डालकर उनका स्वागत किया शुभेंदु अधिकारी। और अब 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने मारपीट की थी, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें, पहला वायरल वीडियो 7 दिसंबर का जिसमें गीता पाठ के दौरान नॉनवेज बेचने वाले जो ठेले वाले थे उनकी पिटाई की गई थी, और दूसरी तस्वीर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की। यही जो मारपीट कर रहे हैं जमानत पर जब बाहर आए तो इन्हीं का स्वागत शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। तो नॉनवेज बेचने वालों की पिटाई को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। ममता बनर्जी कह रही हैं ये बंगाल है, यूपी नहीं है, यहां कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। কেউ চা বিক্রি করে, কেউ সিঙ্গারা বিক্রি করে, কেউ ঝালমুড়ি বিক্রি করে, কেউ ভেলপুরিয়া বিক্রি করে, কেউ বিস্কুট বিক্রি করে। সেও তার মতো বিক্রি করতে গেছে, তার মাথায় তখন ওটা খেলেনি যে আমি এটা বিক্রি করবো না ওটা বিক্রি করবো। ধরে মেরেছো, কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। तो जहां ममता बीजेपी को चुनौती दे रही हैं ये कहकर कि ये बंगाल है, यूपी नहीं है, यहां जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। पश्चिम बंगाल में गवाह भी सुरक्षित नहीं है, बीजेपी कह रही है। अपराधियों को पालती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बीजेपी का आरोप। पश्चिम बंगाल में कानून का नहीं अपराध का राज है, बीजेपी का आरोप। सुनिए। उनके राज्य में गवाहों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, कानून एवं प्रशासन की स्थिति जिस तरह से बिगड़ी हुई है, वो पूरा देश भली भांति देख रहा है कि ममता बनर्जी के राज में ना तो विपक्षी सुरक्षित हैं, ना ममता बनर्जी जिन अपराधियों को पालती हैं उन अपराधियों के खिलाफ गवाही देने वाले गवाह भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में जो है कानून का राज वहाँ नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी ने वहाँ अपराध का राज कायम करने का काम किया है। तो ये बीजेपी जो आरोप लगा रही है ममता बनर्जी पर, इस पर टीएमसी की सांसद हैं सायनी घोष, उन्होंने पलटवार किया। वो कह रही हैं कि ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश तो है नहीं, ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ तो हम ऐसे ही एक्शन लेंगे।
भी इसको कम्युनल एक साइड देंगे। सामने पश्चिम बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान छोड़ के वैसे भी बीजेपी को कोई काम है नहीं। बीजेपी का एक ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के जो बोल रही हैं वो उनकी घबराहट है, वो खुद घबरा गई हैं, डरी हुई हैं। देखिए बीजेपी के जो नेता है वो नींद से उनकी जब आंख खुलती है तब वो ममता बनर्जी को गाली देते हैं, वो जब सोने जाते हैं तब भी वो ममता बनर्जी और टीएमसी को गाली देते हैं। बंगाल कैसे चलेगा उसका पाठ हम बीजेपी से नहीं पढ़ेंगे और ममता बनर्जी जो राजनीति करती है दैट इज कंस्ट्रक्टिव राजनीति, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। सो बंगाल की जनता उनके साथ है और वो 2026 में हम फिर से देखें। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर पश्चिम बंगाल से ही है। मुर्शिदाबाद जिले में यहां बेलडंगा इलाके में, वही इलाका जहां बाबरी मस्जिद बननी है, आज वहां जुमे की नमाज अदा की गई है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। बाबरी मस्जिद की नींव जिस जगह पर रखी गई थी वहां हुमायूं कबीर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और इन्होंने यहां जुमे की नमाज अदा की। लोगों की भीड़ के साथ बाबरी मस्जिद बनाने का अभियान चलाने वाले हुमायूं कबीर यहां मौजूद थे। बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद हुमायूं कबीर को टीएमसी से निलंबित कर दिया गया था। आज नमाज पढ़ने जो लोग पहुंचे उनमें से कई लोग बाकायदा यहां ईंट लेकर पहुंचे। तो ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद की आप देख रहे हैं। देखिए कैसे आज शुक्रवार का दिन जुमे की नमाज दोपहर में जो पढ़ी जाती है वही अदा की गई है और हुमायूं कबीर भी यहां पर नजर आ रहे। लोग देखिए कैसे बाकायदा यहीं पर हुमायूं कबीर ने मस्जिद बनाने का आह्वान किया है तो लोग अपने सिर पर ईंटें रखकर पहुंच रहे हैं यहां पर। आज वह पहला जुम्मा नमाज हुआ, इतना कवर हुआ इतना आदमी आया, मेरा ख्याल से लाखों लोग जमात हो गया नमाज पढ़ने के लिए। बाबरी मस्जिद का जो लीम रखा गया उनको मैदान तो अभी पूरे नहीं हुआ, वो ज़मीन का ऊपर लाखों आदमी आके वो नमाज पढ़ने के लिए आया। तो एक बार में नमाज में नहीं पूरा हुआ, सेकंड टाइम भी फिर नमाज पढ़ना पड़ेगा, पढ़ रहा है। और अब बात गोवा के नाइट क्लब बर्ज बाय रोमियो लेन में हुए अग्निकांड को लेकर, जो 7 दिन बीत गए हैं और अग्निकांड के गुनहगार 25 लोगों की मौत के जिम्मेदार जो लूथरा बंधु हैं वो हिरासत में आ चुके हैं। अब उन्हें थाईलैंड से भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। लूथरा बंधुओं को भारत लाने से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, बैंकॉक में भारतीय दूतावास एक्शन में है। थाई अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है भारतीय दूतावास, सूत्रीय जानकारी दे रहे। स्थानीय कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें लूथरा बंधुओं को कल थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में ले लिया गया था। अब उन्हें थाईलैंड से जल्द भारत लाने की कोशिश की जा रही है और उससे जुड़ा अपडेट अभी का यही है। लूथरा बंधुओं को फुकेट से फिलहाल बैंकॉक शिफ्ट कर दिया गया है। उनको इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में, एक तरीके से जो डिटेंशन सेंटर है वहां पर वहीं रखा गया है। लूथरा बंधुओं के नाम इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी होना है और इसी इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट के आधार पर ही ये ट्रैवल करेंगे और भारत आएंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय अधिकारी आज ही इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो फुकेट से बैंकॉक शिफ्ट कर दिया गया है, इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में रखा गया है। इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार है। एम्बेसी जारी करती है इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी होते ही भारत लाया जाएगा इन्हें। आज ही सर्टिफिकेट जारी कराने की कोशिशें की जा रही हैं और ये इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट इनके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इनके पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए थे। ऐसे में यात्रा कराने के लिए वही इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जरूरी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त मौजूद हैं। जरा विशाल से ही जानते हैं। विशाल, फुकेट से बैंकॉक इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, ये जानकारी सामने आ चुकी है। अब ये जो इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट है ये जारी होने में कितना समय अभी और माना जा रहा है लगेगा और कब तक इन्हें भारत लाया जा सकेगा?
देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन भारतीय दूतावास की तरफ से थाईलैंड में किया जा रहा है। थाई इमिग्रेशन अथॉरिटी के साथ में भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में है और इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जो बनना है उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। जैसे ही वो बनकर तैयार होगा, लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस भेजा जाएगा। कल फुकेट से इन्हें हिरासत में लिया गया था। फुकेट से दोनों को बैंकॉक लाया गया। फुकेट के इंडिगो होटल से पकड़े गए थे लूथरा ब्रदर्स और अब वो बैंकॉक में जो थाई इमिग्रेशन अथॉरिटी है उनके हिरासत में है दोनों लूथरा ब्रदर्स। और कानूनी जो कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई के बाद इनको भारत वापस भेजा जाएगा। ये कहां से जारी होगा, इसको लेकर क्या जानकारी है? ये कहां से जारी होगा? भारतीय दूतावास जारी करती है ये? देखिए, ये बिल्कुल बैंकॉक में जो भारतीय दूतावास है ये उनकी तरफ से ये इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर जो गोवा सरकार की तरफ से, गोवा पुलिस की तरफ से विदेश मंत्रालय को अनुरोध किया गया था पासपोर्ट को लेकर, पासपोर्ट रद्द करने को लेकर प्रक्रिया का अनुरोध किया गया था, उसका प्रोसेस विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया था, उसका संज्ञान लिया गया था। और ऐसे हालात में अगर विदेश मंत्रालय ने उनके पासपोर्ट को रद्द किया है तो इसमें इमरजेंसी डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और वो भारतीय दूतावास बनाकर तैयार करता है। उसके बाद ही दोनों लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस लाया जाएगा, जिस पर बहुत तेजी से इस वक्त काम चल रहा है। किसी भी वक्त बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विशाल। हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, गोवा में अग्निकांड हुआ, पूरे देश को इस अग्निकांड ने हिलाकर रख दिया और इस बीच आज जानकारी आई एक और नाइट क्लब जिसमें आग लग गई। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी थी वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं और आज जो ओडिशा भुवनेश्वर में यहाँ नाइट क्लब में जो आग लगी वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दरअसल 6 दिसंबर को गोवा में अग्निकांड हुआ था, 25 लोगों की मौत हो गई थी और वैसा ही कुछ ओडिशा में होते होते बच गया, क्योंकि भुवनेश्वर में नाइट क्लब में आज सुबह भयंकर आग लगी और उस समय ये नाइट क्लब खुला नहीं था। खबर गुजरात से है, जहां वलसाड़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उमरगाम तहसील के तुम्ब गांव में स्थित एक कंपनी में भयंकर आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी कंपनी धू धू कर जलने लगी। कंपनी के आसपास रहने वाले लोगों में भी हड़कंप मच गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।